होते हैं तभी दरवाजे पर नेहा के चाचा और चाची आ जाते हैं। नेहा की मम्मी उनका मुस्कुराकर स्वागत करती हैं और उन्हें अंदर बिठा देती हैं। नेहा, आज तो हम तेरे हाथ की आम की चटनी खाए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट चटनी बनाती है तू कि खाने का मजा ही आ जाता है। ठीक है चाचा, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। नेहा रसोई में चली जाती है। उसकी मम्मी सबके लिए खाने की प्लेटें लगाने लगती हैं। नेहा टोकरी से एक ताज़ा कच्चा आम निकालती है, उसे धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। फिर उसमें नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पुदीना और थोड़ा सा जीरा डालती है। सारी चीजें मिक्सर में डालकर बारीक पीस देती है। कुछ ही मिनटों में हरी हरी खुशबूदार आम की चटनी तैयार हो जाती है। नेहा चटनी की कटोरी लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। जैसे ही चाचा चटनी खाते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नेहा, तू तो ससुराल में भी सबको अपनी चटनी का दीवाना बना देगी। हाँ, इतनी स्वादिष्ट चटनी बनती है कि लोग उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। बस चाचा, आप लोग भी मेरी बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ शिल्पा अपने घर की रसोई में खड़ी होती है। आज उसने पूरा खाना खुद बनाया होता है। गैस पर दाल पक रही होती है और दूसरी तरफ चावल से भाप निकल रही होती है। घी और जीरे के तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आज तो शिल्पा ने मुझे खाना बनाने ही नहीं दिया। कहने लगी कि मम्मी आज आप आराम करो, खाना मैं बनाऊंगी। अरे वाह, हमारी बेटी तो अब अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी है। शिल्पा सभी के लिए प्लेट लगाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। गर्मा गर्म दाल और चावल देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। बेटा, तू कितनी स्वादिष्ट दाल बनाती है। इतनी अच्छी दाल तो होटल में भी नहीं मिलती। पापा, आपकी बेटी खाना रोज नहीं बनाती, लेकिन जब बनाती है तो अच्छा ही बनाती है। देख लिया, ये खाना बनाना मैंने ही सिखाया है। हाँ हाँ, हर बात का क्रेडिट पहले तुम ही ले लिया करो। पापा की बात सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। अगले दिन कमला देवी, मोहन जी, मुकुल और मयंक दोनों लड़कियों को देखने निकलते हैं। सबसे पहले वो नेहा के घर पहुंचते हैं। नेहा सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसकी सादगी और व्यवहार देखकर सभी प्रभावित हो जाते हैं। लड़की बहुत संस्कारी और समझदार लग रही है। मुझे भी बहुत पसंद आई। इसके बाद पूरा परिवार शिल्पा के घर पहुंचता है। शिल्पा भी सभी का आदर से स्वागत करती है। उसके व्यवहार और सलीके से बात करने का तरीका देखकर कमला देवी मुस्कुरा उठती हैं। दोनों बेटों के रिश्ते पक्के हो गए। दोनों परिवारों की सहमति से दोनों रिश्ते पक्के हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। मुकुल और मयंक दोनों कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी करते हैं और पूरा परिवार एक खुशहाल मिडिल क्लास परिवार होता है। शादी के अगले दिन घर रिश्तेदारों से भरा होता है। नेहा और शिल्पा नई दुल्हन के जोड़े में घूंघट किए बैठी होती हैं। एक एक करके सभी औरतें आती हैं, उनका घूंघट उठाती हैं और उनके हाथ में शगुन का लिफाफा रखती हैं। कमला, दोनों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं। भगवान दोनों को हमेशा खुश रखे। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद कमला देवी दोनों बहुओं के पास आती हैं। बेटा, मैंने सोचा है कि तुम दोनों की मुंह दिखाई और पहली रसोई की रस्म एक साथ ही कर दूं। अब तुम दोनों जाकर पहली रसोई की तैयारी करो। जो सबसे अच्छा बनाना आता हो वही बनाना, क्योंकि आज पूरा परिवार तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कितने प्यारे प्यारे सीन है ना छोटी इस किताब में। हाँ दीदी, मुझे तो इस किताब को पढ़कर मजा आ गया। इस घर में खुलकर हंसने को बहुत कम मिलता है। हम दोनों बहनों की हंसी पर इन घर वालों की नजर न पड़े। तुम दोनों की खुशियों पर मेरी नजर तो पड़ गई। और ये क्या, कौन सी लव रोमांस की बुक पढ़ रही हो? ओह, द गर्ल इन द रूम 105। बेशरम लड़की, ऐसी किताबें पढ़ती हो? मम्मी, वो अच्छी बुक है, कुछ गलत नहीं है उसमें। हमारे लिटरेचर के सर ने सजेस्ट की थी मम्मी। घर में ऐसी किताबें पढ़ते हुए शर्म नहीं आती और कॉलेज का नाम लगाकर बचने की कोशिश कर रही हो। अब तुझे तो तेरे भैया और पापा ही ठीक करेंगे। जिसके बाद गायत्री अपने पति और बेटों को आवाज लगाकर वहां बुलाती है और खुशी और रुचि को नॉवेल पढ़ता देख दोनों भाई नॉवेल फाड़कर फेंक देते हैं और रुचि और खुशी के बाल पकड़कर उन्हें मारते हैं। भैया मत मारो, छोड़ दो। तुम दोनों के कारण ही ऐसे हैं। इस बार तो कम मारा है, अगली बार ज्यादा पड़ेगी। दोनों भाई वहां से चले जाते हैं और गायत्री देवी कमरा बंद कर लेती हैं। 4 दिन तक गायत्री देवी अपनी दोनों बेटियों को कमरे में ही रहने की सजा देती हैं। उन्हें थोड़ा बहुत खाना और पानी दिया जाता है, लेकिन बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। दोनों बहनें चुपचाप अपनी किताबें देखकर आने वाले एग्जाम की चिंता करती रहती हैं। छोटी, अगर हम एग्जाम नहीं दे पाए तो हमारी पूरी साल की मेहनत खत्म हो जाएगी। दीदी, मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आई। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मम्मी हमें जाने दे।
4 दिन बाद दोनों बहनें दरवाजे के पास खड़ी होकर विनती करती हैं। मम्मी, हमारे कॉलेज के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, प्लीज हमें बाहर निकलने दीजिए। हम पूरे साल पढ़ाई करते रहे हैं। मम्मी, हम वादा करते हैं कि आगे से आपकी बात नहीं टालेंगे, बस हमें परीक्षा देने जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम दोनों अकेले कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें छोड़ने भी जाएंगे और वापस लेकर भी आएंगे। जी मम्मी। जी मम्मी। अगली सुबह दोनों बहनें परीक्षा के लिए तैयार होती हैं। मम्मी, हमारा सेंटर अलग अलग है, इसीलिए हमें अलग अलग जाना पड़ेगा। हीरा, तुम खुशी को लेकर जाओ, धीरू तुम रुचि को छोड़कर आओ। पेपर खत्म होने तक वही इंतजार करना। ठीक है मम्मी, ठीक है। हीरा कार से खुशी को परीक्षा केंद्र पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ धीरू बाइक से रुचि को उसके सेंटर लेकर जाता है। दोनों भाई बाहर इंतजार करते रहते हैं। तभी कुछ लोग वहां आते हैं। भाई साहब, गाड़ी थोड़ी साइड में लगा दीजिए, ट्रैफिक रुक रहा है। बहन अंदर एग्जाम दे रही है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। हम समझते हैं, लेकिन रास्ता भी तो खुला रहना चाहिए भाई। यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। के घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार दोपहर का खाना खाने के लिए एक साथ बैठा था। गर्मी से परेशान होकर माधुरी अखिलेश से कहती है, अखिलेश, मैंने सुबह ही आपसे बोला था ना कि आज दोपहर को आते समय बाजार से आइसक्रीम लेते आना, लेकिन आप लेकर नहीं आए। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं माधुरी, आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, और फिर वो आइसक्रीम वाला अपने घर के पास नहीं बल्कि दूसरी वाली गली में मिलता है, मुझे समय ही नहीं मिला। हाँ, हमेशा आपके पास बहानों की लिस्ट तैयार रहती है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप कंजूस हो, पैसे खर्च करने में आपकी जान निकलती है। बाहू, आजकल तुम जरूरत से ज्यादा मुंहफट होती जा रही हो। अपने पति से ऐसे बात करते हैं क्या? जरूरी है क्या आइसक्रीम खाना? चुपचाप मटके के ठंडे पानी से काम चला लो। माँ जी, कौन से ठंडे पानी की बात कर रही हो? वो जो फ्रिज में रखा है? हाँ, फ्रिज तो महीनों से खराब है बहू, पानी भी बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा है। इसलिए तो कहते नया ले लेते, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है। हाँ, तो पैसे सोच समझ कर खर्च करना चाहिए ना बहू। तुम्हारा पति कोई करोड़पति नहीं है जो रोज रोज नई चीजें खरीदता फिरेगा। हाँ माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। मैं भी यही समझाता हूँ इसे, जो पैसे बच सकते हैं उन्हें हर हाल में बचा लेना चाहिए ना, फिजूल खर्ची करने का क्या फायदा। हे भगवान, कैसे कंजूसों से पाला पड़ा है, एक नया फ्रिज तक नहीं खरीद पा रहे हैं ये लोग। माधुरी मन ही मन कुड़ते हुए कहती है और वो लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। माधुरी सब्जी का एक निवाला मुंह में लेती है और उसका मुंह बन जाता है। आज तो सब्जी में मजा ही नहीं आ रहा है, एकदम बेस्वाद बनी है। क्यों, सब्जी में क्या खराबी है? अच्छी खासी तो बनी है, चुपचाप खा लो। रोज रोज वही आलू चने आलू की सब्जी बनेगी तो कैसे मजा आएगा? कभी पनीर बनना चाहिए, कभी कुछ और, कभी अच्छी वैरायटी बननी चाहिए, लेकिन आप लोग तो कुछ बनवाते ही नहीं हो। अरे बहू, रोज रोज पनीर खाएंगे तो बजट बिगड़ जाएगा, कुछ बचत की भी तो सोचा करो। तुम ऐसा करो कि ये चने की सब्जी तुम हमारे पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ दे आओ। ऐसा क्यों? उनके यहाँ चने की सब्जी देने में क्या ही होगा माँ जी? बहू, तू ज्यादा सवाल मत कर, जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा कर। एक बार जाकर तो देख, फिर तुझे खुद पता चल जाएगा। ठीक है माँ जी, आप कहते तो मैं चली जाती हूँ। माधुरी डोंगे में चने की सब्जी लेकर शर्मा जी के घर की तरफ चल देती है। माधुरी शर्मा जी के घर पहुंचती है और देखती है कि शर्मा जी का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है। टेबल पर पनीर के साथ साथ और भी अलग अलग चीजें रखी होती हैं। नमस्ते चाची जी, ये चने की सब्जी माँ जी ने खास तौर पर आप लोगों के लिए भिजवाई है। अच्छा, नम्रता बहन ने भिजवाई है, बड़ी अच्छी महक आ रही है इसमें। माधुरी भाभी, आपके यहाँ चने की सब्जी बनी है और हमारे यहाँ आज पनीर बना है। रुकिए, आप ये पनीर लेकर जाइए। रश्मि तुरंत किचन में जाती है और कटोरी में पनीर की सब्जी रखकर माधुरी को देती है। माधुरी पनीर देखकर मनी मन बेहद खुश हो जाती है और कटोरी लेकर तुरंत अपने घर वापस आती है। अच्छा माँ जी, अब मैं आपकी सारी चालाकी समझ गई। आपने इसलिए भेजा था कि आप चने भेजोगे तो वहाँ से अच्छा खाना आएगा। आप तो बड़ी खिलाड़ी निकली। हाँ, अब तो समझी बहू, आखिर हमारे पड़ोसी ही तुम्हारे काम आएंगे। इसी को तो कहते हैं बिना पैसे खर्च के शाही खाना खाना। कर लो बात, वहाँ लोग मंदिर की घंटी बजाकर भगवान जी को भोग भी चढ़ा आए हैं, और एक मेरा घर है, यहाँ अभी मेरी बहुएं सुबह की चाय ही बना रही है। एकदम हद है। दादी, गुस्सा नहीं कीजिए। बड़ी माँ जल्दी से चाय बनाकर दो ना, खेलने भी जाना है। हाँ बेटा, दे रही हूँ, तुम जाकर बैठो। अरे नहीं, लगता है कि मुझे उल्टी आने वाली है। अरे रश्मि बहू, देखना जरा, ये राखी ऐसे क्यों उठकर भागी? जी माँ जी, मैं जाती हूँ। माँ जी, शगुन भाभी कहाँ है? जरा देखना, सोना भाभी को चक्कर आ रहे हैं शायद। आ रही हूँ। माँ जी, चक्कर आ रहा है। लो कर लो बात, सत्यानाश हो तुम लोगों का, ऐसे ही महाभारत से छेड़ देते हो।
अरे रजनी के बच्चे, तू ही उठ जाए, अच्छे पकी गई है। हाँ भाभी, लो पानी पियो। नहीं रजनी, ये वाला पानी रहने दो, मैं लाती हूँ पड़ोस में से ठंडा पानी। हाँ ले आ पड़ोस में से ही। कमला की बात को सुनकर शगुन पानी की बोतल लेने को चली गई। शगुन, सिया, राखी, रश्मि और सोना पांचों शारदा की बहुएं थीं, जो कि एक छोटे से घर में अपनी सास, ससुर, दादी सास, ननद और पति के साथ रहती थीं। गर्मी का मौसम था और ऐसे में गरीबी में गर्मी के दिन काटना किसी भी बहू के लिए आसान नहीं था। ऐसे ही आज भी हुआ। बहुत गर्मी की वजह से अपना संतुलन बहुएं खोने लगीं और उन सभी को उनकी सास शारदा ने बिठाया। चौथे बेटे की पत्नी शगुन पड़ोस की थोड़ी अमीर औरत सुषमा के घर से ठंडा पानी लेने को गई थी। सुषमा जी, ठंडा पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ मिल जाएगा। और अब तो तुम्हारी आंख पड़ गई है मेरे घर की फ्रिज पर। अब तो तुम घड़ी घड़ी आओगी ही पानी मांगने के लिए। ऐसी बात नहीं है सुषमा जी, हमारे घर में अभी ठंडे पानी की जरूरत है। मैंने आपको बताया तो था कि घर में भाभीियों की तबीयत खराब है, बस इसीलिए पानी लेने आई थी। ये ले, और अब दोबारा नहीं आना, भूल जाना कि मोहल्ले में किसी के घर में फ्रिज भी है। जी। शगुन सुषमा की बात को सुनकर बस पानी लेकर चुपचाप आ गई और बहुओं को ठंडा पानी पिलाया, जिसके बाद ज्यादा लोड लेकर काम करने की जरूरत नहीं है, गर्मी हो रही है, बस जैसे भी हो काम देर सवेरे वैसे ही कर लिया करो। अच्छा, किसके ऊपर बात मार रही है जरा बताना। माँ, मैं किसी के ऊपर बात नहीं मार रही हूँ, मैं बस वो बात कह रही हूँ जो है। हाँ तो तू ही चढ़ाती है इन्हें गलत काम करने के लिए भी, फिर तेरी सुनकर इनके भी पंख निकल आते हैं। सुबह जब 12 बजे सोकर उठोगी तो घर के काम इत्मीनान से होंगे या फिर हबड़ दबड़ में। 12 बजे मैडम उठेंगी, उसके बाद चूल्हा जलेगा और चूल्हे की गर्मी निकलेगी भी नहीं, जो दोबारा से दोपहर का खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ जाएगा। ऐसे ही दोपहर की गर्मी निकलेगी नहीं कि शाम के लिए जलाना पड़ेगा। और तुम खुद को सोचती हो कि तुम बड़े ही हिसाब से चलने वाली हो। हाँ हाँ माँ जी, हम समझ रहे हैं, आप चुप हो जाइए। आप भी देख रही हैं कि बहुओं की तबीयत सही नहीं है। माँ, आपकी तबीयत खराब है? नहीं नहीं मेरी प्यारी सी गुड़िया, मैं तो एकदम सही हूँ। वो गर्मी हो रही है ना, इसलिए बस उल्टी सी आ गई थी, और कुछ बात नहीं है। तू बैठ, माँ जी मैं सभी का नाश्ता बनाती हूँ। हाँ। बहुएं एक एक करके सभी हिम्मत के साथ खड़ी हो गईं।